नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म मोबाइल के साथ अभय यादव। साथियों, जब बात राजनीति की और वो भी भारत में, तब उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम सबसे पहले आ जाता है। साथियों, एक बार फिर से बिहार में चुनाव है और नेताओं, पार्टियों और इन सब के बीच जो है एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार का जो है यहाँ पर। साथियों, बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है जहां पर अगर राजनीति की नाम बात की जाए तो छोटे बच्चे से लेकर जो 4-5 साल का है, अच्छे से बोलना और समझना थोड़ा सा जानता है, वो उससे लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक इस राजनीति में पूरे अच्छे तरीके से इन्वॉल्व। अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि IRCTC घोटाले का मामला यहाँ पर सामने निकल रहा है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू जी, उनके बेटे तेजस्वी और उनकी जो वाइफ हैं राबड़ी देवी, इनके अभी फिलहाल आरोप कोर्ट द्वारा तय कर दिया गया। अब इसके ऊपर लेकिन साथ ही यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि यह एक जो है कि मतलब इस राजनीति बिहार चुनाव में सिर्फ आरजेडी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, या जो विपक्ष है, जो जिनके ऊपर ये इस तरीके का लगाया गया आरोप, उनका कहना है, यानी कि तेजस्वी और लालू जी का, इन लोगों का कहना है और इनके समर्थकों का कहना है। अब इसमें ये राजनीति कैसे घुस रही है, आइए इस पूरी वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। ये पूरा मामला क्या है IRCTC वाला, ये सारी चीजें इस वीडियो में अच्छे से जो है कि डिस्कस करते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं ये वीडियो पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन उसमें मैं माइक ऑन करना भूल गया था। अब सोचिए फिर से दोबारा मेहनत कर रहा हूं, पूरा कंटेंट बनाना, उसके बाद इस तरीके से 2 बार 3 बार मेहनत हो जाती है। तो देखिए, मोटिवेशन सिर्फ आप लोग का एक सब्सक्राइब होता है, तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी चीजें आपको यहाँ पर बताते हैं। साथियों, IRCTC को आप लोग बेसिकली जानते होंगे कि ये जो है आप टिकट बुकिंग के लिए इसका उपयोग करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो ये IRCTC है, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म होता है कि भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम, यानी कि IRCTC। और इसमें जो है कहीं पर 67%, तो कहीं पर यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 62%, यानी कि 60% से ऊपर की हिस्सेदारी वो यहाँ पर भारत सरकार की है। इसमें हिस्सेदारी भारत सरकार की है। बाकी का जो लगभग मान लीजिए कि 37 से 40% का जो यहाँ पर हिस्सेदारी है, वो अदर कंपनियां, शेयर मार्केट, इन सारी जगहों पर इनके शेयर जो है कि मतलब बिके हुए हैं। साथियों, आपको बता दें कि जो IRCTC है, ये सिर्फ टिकट ही बुक करने के लिए यूज नहीं होता है, ये बहुत सारी सेवाएं देता है। जैसे इसकी कैंटीन वगैरह खुद की है, साथ ही आपको होटल्स वगैरह आप यहीं से जो है कि बुक कर सकते हैं IRCTC के थ्रू ही। तो ये जो पूरा मैटर निकल कर आ रहा है स्कैम वाला, वो होटल बुकिंग से ही है, होटल से रिलेटेड है। आइए साथियों, अब इसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कैसे शामिल है, तो देखिए मतदान यहाँ पर होना है 6 नवंबर को, जो कि पहला चरण का होगा, और दूसरा चरण का मतदान होगा 11 नवंबर को। फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 14 नवंबर को। और अगर देखें तो ये डेट्स बहुत ही पास हैं चुनाव की, तो इसलिए जो विपक्ष है, यानी कि जो लालू तेजस्वी जी हैं, इन लोग का कहना है कि हम लोगों के ऊपर इसको मतलब हमारी कैंपेनिंग को खराब करने के लिए इस तरीके की जो चीजें की जा रही हैं। साथियों, कैसे मुसीबत में लालू जी का परिवार इस समय पूरा पड़ा हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। साथियों, जो तेजस्वी यादव हैं, इन्होंने पहले ही मतलब जब ये मामला निकल कर आया तो उस समय इन्होंने ट्वीट करके कहा कि 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि वे हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते हैं, जय बिहार जय बिहारी, इस तरीके से करके इन्होंने ट्वीट वगैरह दे दी। मैंने इनकी मतलब बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें ये पहले भी बोल रहे थे कि देखिएगा जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे मेरे पर एलिगेशंस लगेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया है उससे हमारी जो चुनावी जो कैंपेनिंग है वो प्रभावित होगी, क्योंकि हम लोग उधर हमको उलझाया जाएगा।
इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन ये जो मेन मामला है वो है कि ये पूरा मामला है क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, IRCTC यानी कि भारतीय रेलवे के खान पान और पर्यटन निगम, यहाँ पर होटल घोटाला 2004 और 2009 का, 2004 से 2009 का। साथियों, उस समय लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA 1 जो गवर्नमेंट थी उसमें केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर थे। यह उसी समय की बात है जिस समय बताया जाता है और जो बहुत चर्चा में रहता है कि लालू यादव ने जो रेलवे थी जो लंबे समय से घाटे में चली आ रही थी उसको इन्होंने जो है कि फायदे में लाने का काम किया था और वहां पर जो है कि फायदा दिखाया था, प्रॉफिट में लाकर दिखाया था। ठीक है, तो ये उसी समय जो है कि रेल मंत्री थे। CBI का आरोप है कि इस दौरान रांची जो कि झारखंड में है और पुरी जो कि ओडिशा में है, यहाँ पर 2 BNR यानी कि भारत निर्माण रेलवे होटल को IRCTC को सौंप दिया गया, जिसने फिर संचालन, रख रखाव और विकास के लिए उन्हें पट्टे पर देने के लिए निविदाएं जारी की। IRCTC करता क्या है, तो जैसे मतलब होटल्स वगैरह हैं तो ये लीज पर होटल्स वगैरह को लेता है। तो यहाँ पर उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि इन शर्तों के तहत जो इनको फुलफिल करेगा इन क्राइटेरिया को, उनके होटल्स को या उन होटल्स को IRCTC लीज पर ले लेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि टेंडर वगैरह निकलते हैं और कुछ शर्तें होती हैं। आरोप यह है कि ये जो जब रेल मंत्री थे तो इन्होंने उन नियमों को में बदलाव कर दिया। ये जो क्या कहते हैं झारखंड रांची का होटल और पुरी का जो होटल था उसको यहाँ पर उनमें शामिल करने के लिए, उसके बदले में इनको पटना जो क्षेत्र शहर है वहां पर एक मुख्य जो जगह है शहर के पास में इनको जो है कि 3 एकड़ की जमीन दी इन होटल वालों ने। साथियों, क्या प्रक्रिया कथित रूप पर भ्रष्ट हो गई है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए अब कथित तौर पर घोटाला कैसे हुआ, तो देखिए 2006 में IRCTC ने अपने 2 हेरिटेज होटलों के रखरखाव के लिए निविदाएं जारी की और कथित तौर पर बोली प्रक्रिया में हेरा फेरी करके निजी कंपनी जिसका नाम था सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और जिसके स्वामित्व यानी कि जिसके मालिक थे विजय और विनय कोचर, इनके पास था, इनको लाभ पहुंचाया गया। यानी कि जो नियम थे उनमें बदलाव करके इस जो सुजाता होटल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड है इसको यहाँ पर लाभ पहुंचाया गया। साथियों, CBI का दावा है कि जो सुजाता होटल्स है इनको योग्य बनाने के लिए जो चयन मानदंड हैं यानी कि जो मतलब कि यहाँ पर मानदंड तय किए गए थे उनमें बदलाव कर दिया गया। अब बात करें दूसरा है कि भूमि हस्तांतरण के माध्यम में रिश्वतखोरी, यानी कि कैसे जमीन का एक्सचेंज करके यहाँ पर रिश्वत दी गई। तो लाभदायक होटल ठेके देने के बदले में पटना में 3 एकड़ जमीन कथित तौर पर लालू परिवार के नियंत्रण वाली एक कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। साथियों, जो ये लोग हैं विजय और विनय कोचर, इन्होंने इन होटल्स को यहाँ पर मतलब कि लीज पर देने के बाद, ठेके पर देने के बाद क्या किया कि इसके बदले में लालू के परिवार के द्वारा एक कंपनी थी, ये इनकी कंपनी नहीं थी, लालू के परिवार की कंपनी नहीं थी, इसका नाम था डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि एक बेनाम ये कंपनी थी जो कि इसको इन्होंने पटना में 3 एकड़ जमीन बेची। उसके बाद ये कंपनी टोटली घाटे में चली गई। इसने अपने आप को बताया कि हम टोटल घाटे में यानी कि लॉस में चले गए हैं। उसके बाद उन्होंने इस जमीन को, ये जो डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, इसने अपनी पूरी कंपनी को ही कहिए तो यहाँ पर किसको बेच दिया, तो लारा प्रोजेक्ट्स को बेच दिया। और ये जो लारा प्रोजेक्ट्स है इसके जो ऑनर हैं या फिर जो इसके मतलब जो इसको ऑन करते हैं वो हैं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी। यानी कि यह जो मैटर है, ये जमीन लास्ट में किसके पास आ गई, तो ये लास्ट में जमीन आ गई लालू यादव जी के परिवार के पास। तो टोटल मैटर यह था। अब साथियों, इसमें एक तीसरा जो टर्म है वो है कि इसका कब मूल्यांकन किया गया। देखिए, जब ये प्राइवेट डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने जब इनको जमीन दी
तो वो जमीन इनको दी गई कितने में, 1,47,00,000 रुपए में, जबकि उस समय उस जमीन की कीमत थी 45 करोड़ रुपए। ठीक है, तो सीबीआई ने आरोप लगाया कि यह बाजार दर से कम पर होटल को ठेका देने के बदले में यह जो है कि लिया गया है। साथियों, इसके बाद अगर आप सब देखें इसको तो देखिए जो मेन मुद्दा है यह मैटर 2004 से 9 के बीच का है, लेकिन यह अब क्यों उभर रहा है, इस पर जो है कि मेन सवाल था। देखिए, जब तक यूपीए की सरकार थी तब कुछ नहीं हुआ, बाद में जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी उसके बाद सीबीआई ने 2017 में यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर किया लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और जो अदर्स जो इनमें संलिप्त थे उनके खिलाफ। बाद में 2018 में यहाँ पर सीबीआई ने अपनी जो चार्जशीट है वो फाइल की। उसके बाद 2019 से 2023 तक इसके बीच में केस जो है कि ये चला। उसके बाद अक्टूबर 2025 में जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है इसने इनको प्राइम फेस एविडेंस के तौर पर इसको जो है कि आगे जारी रखने और जो धाराएं हैं उनको तय करने की बात यहाँ पर कर दी। अब साथियों, इसमें धाराएं क्या क्या लगी हैं तो आप ये पूरी धाराएं जो है कि देख सकते हैं, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, जो विजय कोचर और विनय कोचर हैं, साथ ही जो पीके गोयल हैं जो उस समय फॉर्मर आईआरसीटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इन लोगों के खिलाफ यहाँ पर इतनी सारी धाराएं लॉन्च कर दी गई। अब साथियों आगे बात करें कि न्यायालय के विस्तृत निष्कर्ष की, तो जो न्यायाधीश थे विशाल गोगन इस राउज एवेन्यू कोर्ट के, इन्होंने कहा कि इस बात का गंभीर संदेह था कि सुजाता होटल्स का पूर्व चयन सुनिश्चित करने के लिए जो निविदा थी उसके नियमों में जानबूझकर यहाँ पर संशोधन किया गया, यानी कि उसको ऐड करने के लिए नियमों को चेंज किया गया। यह मामला आधिकारिक निर्णयों और निजी लाभ के बीच एक स्पष्ट संबंध दर्शाता है जो सीधे तौर पर सार्वजनिक पद का दुरुपयोग के अंतर्गत में आता है। यानी कि इन्होंने कहा कि यह अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और यह इसी के अंतर्गत आता है। वहीं पर्यावरण नियंत्रण कंपनियों के को हस्तांतरित भूमि के टुकड़े को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता, वे निविदा प्रक्रिया से आंतरिक रूप से जुड़े हुए थे। साथ ही इन्होंने चौथी बात कही कि यह कार्रवाई क्रोनी कैपिटलिज्म का एक पैटर्न है। साथियों, क्रोनी कैपिटलिज्म यानी कि क्रोनी पूंजीवाद क्या होता है, तो देखिए यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें कि किसी व्यवसाय की सफलता उसकी गुणवत्ता या नौचार पर नहीं बल्कि राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों से घनिष्ठ संबंध बनाने पर निर्भर करती है। यानी कि कोई कंपनी है वो किस तरीके का काम कर रही है उस पर डिपेंड नहीं करता है, आपका कितना अच्छा सरकार के या फिर मंत्री के या अधिकारियों से दोस्ती है उस पर निर्भर करता है, उससे जो है कि जो कंपनी है वो आगे बढ़ती है। तो ठीक है, तो ये चीजें थी। तो ये इन्होंने कहा कि ये चीजों का इसका जो है पैटर्न यहाँ पर प्रदर्शित करता है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी की पारदर्शिता में कमी करता है। साथियों, इसलिए भ्रष्टाचार और षड्यंत्र कानूनों के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। साथ ही जो इन लोगों ने जिन पर आरोप लगाया गया था इन्होंने कहा कि ये हम निर्दोष हैं, मतलब वो तो ये कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए आगे। अब बात करें कि बचाव पक्ष इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा आरजेडी का दावा है कि यह बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा की गई राजनीतिक बदले की कार्यवाही का हिस्सा है। यानी कि आप देखिए एनडीए की सरकार जब से है, बीजेपी पर आप दिल्ली चुनाव हो उस समय उठाकर देख लीजिए या फिर अभी बिहार का ही चुनाव जो चल रहा है इसको उठाकर देख लीजिए, हमेशा एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जो ये सरकार है, ये जो सरकारी संस्थाएं हैं ईडी, सीबीआई, इन सारी संस्थाओं का गलत उपयोग कर रही है। ये सारे जो है कि आप देखेंगे अगर पीछे का निकाल कर तो सारा जो डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से जब जहां चुनाव होता है तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसी को ये अभी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यह सिर्फ बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा की गई राजनीतिक बदले की कार्यवाही का हिस्सा है। इसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिता को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे हमेशा सांप्रदायिक और कॉरपोरेट ताकतों के खिलाफ खड़े रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही ये मामले फिर से शुरू हो जाते हैं। वहीं बचाव पक्ष के वकील यानी कि इनके वकील ने कहा
कि यादव परिवार को कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं मिला है और सीबीआई होटल अनुबंधों और जमीन सौदे के बीच में कोई आपराधिक संबंध स्थापित करने में विफल रही है। ये इनके जो है कि वकील का कहना है। अब साथियों राजनीतिक निहितार्थ की बात करें तो देखिए, पहला है बिहार चुनाव से पहले का ये जो समय है कि अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव से ठीक पहले आरोप प्रत्यारोप ने बड़े राजनीतिक भूचाल को ला दिया है। यहाँ पर आरजेडी को भ्रष्टाचार की संस्कृति, बीजेपी ने कहा कि यह इसका सबूत है कि आरजेडी की भ्रष्टाचार की संस्कृति है। वहीं आरजेडी का आरोप है कि यह उनके अभियान को नुकसान पहुंचाने के लिए न्यायिक रूप से समयबद्ध हमला है। सोचिए, चाहे कांग्रेस हो, जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी आपने देखा था कि उनके पूरे अकाउंट को सीज कर दिया गया था, ठीक है, तो वहां पर भी यह मामला निकल कर आया था। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर भी देखें तो आरजेडी, मैं देखिए किसी भी पार्टी या फिर पक्ष का अपने चैनल पर, मेरा व्यक्तिगत जो भी हो, लेकिन इस चैनल पर किसी भी पक्ष की बात मैं नहीं करूंगा। जो भी चीजें हैं, सच्चाई है, वो आपके सामने रखना मेरा काम है। आप लोगों की अपनी जो भी राय बनती है कमेंट में उस राय को रखना आपका काम है। तो ये मत समझिएगा कि मैं इस पार्टी का समर्थन कर रहा हूं या फिर कुछ जो है कि अपने व्यक्तिगत भाव से जो है कि बोल रहा हूं। मैं जो सारी चीजें न्यूज में, मीडिया में जो लोगों द्वारा बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, उन्हीं का रेफरेंस देकर यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उसके बाद निष्कर्ष निकालना आपका काम है, आप उसको निकालिए और लास्ट में कमेंट में हमें भी जरूर बताइए, ठीक है। तो अगर सोचिए कि आरजेडी, मतलब अब यहाँ पर 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं, उससे पहले अगर यहाँ पर इस तरीके की चीज हो रही है इनके ऊपर, मतलब कि इनको जो है कि अब न्यायिक रूप से इनको समयबद्ध, इनका कहना है कि हमको समयबद्ध हमला किया जा रहा है, यानी कि इनका कहना है कि हमें रोका जा रहा है हमारी कैंपेनिंग करने के लिए। और आप भी सोच कर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर इतने कम समय में अगर इनका एक एक दिन का भी जो है यहाँ पर बहुत महत्व होगा। अगर ये 1 दिन 2 दिन या जितने भी दिन इसमें उलझेंगे, इनकी कैंपेनिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर होगी। और इस चुनाव में, यानी कि किसी भी चुनाव में कैंपेनिंग बहुत बड़ा हिस्सा होती है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो ये यहाँ पर प्रभावित होगी। तो ये आरोप आरजेडी के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं आरजेडी की विरासत पर भी सवाल उठा कि चारा घोटाला के में पहले ही दोषी ठहराए जा चुके लालू प्रसाद पर एक और भ्रष्टाचार, मतलब कि एक और भ्रष्टाचार का मुकाबला, क्या कहते हैं, मामला यहाँ पर चल रहा है। अब बात करें कि सार्वजनिक क्षेत्र के पट्टे और क्रोनी पूंजीवाद की, तो देखिए यह मामला इस बात का प्रतीक बन गया है कि सरकारी अनुबंधों में राजनीतिक प्रभाव और निजी हित किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उजागर करता है कि सार्वजनिक निविदा प्रणाली में कमजोरियां हैं, पीपीपी परियोजनाओं में स्वतंत्र जांच का अभाव है और सरकारी पट्टों के हितों के टकराव की जांच की आवश्यकता है। सोचिए, 2004 और 2009 के बीच का मैटर है और इसके केस फाइल्स अब खुल रहे हैं। इसका अर्थ आप समझिए, और विशेषज्ञों का भी यही कहना है। आप सोच कर देखिए कि हो सकता है कि जो आप लोग यहाँ पर अभी जो सवाल उठ रहे थे कि इस कंपनी को फायदा पहुंचाया, इस कंपनी को जो है कि बीजेपी ने फायदा पहुंचाया या किसी भी नेता ने फायदा पहुंचाया, तो ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। जो जब ये लोग सत्ता से, मतलब जब भी कोई भी पार्टी होती है, वो जिसको भी प्रॉफिट पहुंचाई होती है उसका तत्काल रूप से पता नहीं चलता है। लेकिन जब वो सत्ता से हट जाती है उसके बाद चीजें उजागर होती हैं। कुछ दिनों के बाद, जब वो सत्ता में नहीं रहती है, उसके बाद सत्ता में कोई अन्य पार्टी रहती है जो कि उसके खिलाफ या फिर उस चीज को वहां पर उजागर किया जाता है। तो इस समय भी अगर कोई घोटाला वगैरह चल रहा होगा तो उसकी सच्चाई आज नहीं तो कम से कम 10 या 15 सालों के बाद आपको जरूर देखने को मिलेगी, ऐसा विशेषज्ञों का भी कहना है। और न्यायाधीश की यह टिप्पणी कि यह निजी भागीदारी की आड़ में क्रोनी पूंजीवाद था, यह चिंता को रेखांकित करता है। वहीं अब आगे क्या होगा, तो मुकदमा जो है कि शुरू हो गया 27 अक्टूबर 2025 से, और अदालत ने इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए इसमें रोजाना सुनवाई करने का आदेश दे दिया है। साथियों, अब अगर यहाँ पर जो संभावित परिणाम है वो क्या आ सकते हैं, तो अगर ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाते हैं तो लालू और तेजस्वी को एक साल से लेकर 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। साथ ही यह मामला चारा घोटाले में चल रहे मामले में लालू की पैरोल और जमानत की स्थिति को भी यहाँ पर प्रभावित कर सकता है। वहीं सीबीआई की बात करें तो इनका कहना है
कि जो लगभग ये 150 से ज्यादा गवाहों और 350 जो दस्तावेज सबूत हैं वो यहाँ पर पेश करने की उम्मीद है कि सीबीआई इतने जो है कि यहाँ पर पेश करेगी। साथियों ये पूरा मैटर था, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को अच्छे से समझा पाया। आप लोग की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।